नमस्कार साथियों, मैं हूं कुमार गौरव। स्टार एजुकेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है डेली करंट अफेयर के अंदर। इससे पहले कि हम आज का क्वेश्चन करें, हमने कल जो आपसे क्वेश्चन किया था उसे पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन था, भारतीय सेना ने 2026 को घोषित किया है। ऑप्शन ए, स्वदेशी हथियारीकरण का वर्ष। ऑप्शन बी, संयुक्तता और एकीकरण का वर्ष। ऑप्शन सी, नेटवर्किंग और डाटा केंद्रिता का वर्ष। ऑप्शन डी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ष। जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, नेटवर्किंग और डाटा केंद्रिता का वर्ष भारतीय सेना ने इसे घोषित किया 2026 को। 7 तारीख का न्यूज़ हम लोग कर लेते हैं आज। सोमनाथ मंदिर का जो है 1000 साल का अस्तित्व है, इससे रिलेटेड न्यूज़ आया है। क्योंकि सोमनाथ मंदिर का 1026 में हमला हुआ था सोमनाथ मंदिर के ऊपर, और अभी 2026 चल रहा है, तो इसके पूरे 1000 साल पूरे हो गए हैं। तो इसको लेकर के थोड़ा जानना ज़रूरी है। 1026 में महमूद गजनी के द्वारा, जो यहाँ पर किसके द्वारा आक्रमण हुआ था, महमूद गजनी के द्वारा इसके ऊपर आक्रमण किया गया था 1026 ईस्वी में। और ये अपना पूरा 1000 साल पूरा कर लिया है इस वर्ष। और सोमनाथ मंदिर जो है वो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो हिंदू परंपरा में पूजनीय है। सदियों से बार बार विनाश और पुनर्निर्माण के कारण इसे अक्सर शाश्वत तीर्थ कहा जाता है। इसे शाश्वत तीर्थ क्यों कहा जाता है, अगर कोई पूछ ले तो उसका जवाब होना चाहिए क्योंकि इस पर बार बार जो है आक्रमण होता रहे, विनाश और पुनर्निर्माण के कारण इसको जो है शाश्वत तीर्थ के नाम से जाना जाता है। अगर स्थान की बात करें, प्रभास पाटन वेरावल के पास गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में कपिला, हिरन और सरस्वती नदियों के संगम त्रिवेणी संगम पर अरब सागर तट पर जो है ये स्थित हैं। शॉर्ट में बताना हो तो आप बता सकते हो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में जो है। मंदिर का थोड़ा इतिहास जानते हैं। शिव पुराण और शिलालेखों में संदर्भ प्राचीन काल से पूजा का सुझाव देते हैं, जिसमें कई पूर्व मध्ययुगीन पुनर्निर्माण है। इसकी जो प्राचीन उत्पत्ति के बारे में जो है वो शिव पुराण के अंदर भी लिखा गया हुआ है। और 1026 ईस्वी में गजनी महमूद के द्वारा जो है हमला किया गया था और लूटा गया था मंदिर को। सबसे उद्धृत ऐतिहासिक टूटना माना जाता है इसको। मध्यकालीन काल कुमारपाल और चूड़ासमा राजाओं जैसे शासकों द्वारा कई बार पुनर्निर्माण किया गया और सल्तनत के आक्रमणों के तहत फिर से नष्ट कर दिया गया इसे। ऐतिहासिक अभिलेखों से संकेत मिला है कि मंदिर को 6 बार जो है वो नष्ट किया गया था और हर बार फिर से बनाया गया था, जिससे इसका जो है प्रतीकात्मक लचीलापन मजबूत होता है। वहीं आज का नेक्स्ट न्यूज़ है, सीबीएसई ने परीक्षा से संबंधित तनाव को दूर करने के लिए छात्रों के लिए जो है मनोवैज्ञानिक और सामाजिक परामर्श सहायता शुरू किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई परीक्षा से संबंधित तनाव को दूर करने के लिए छात्रों के लिए मनोवैज्ञानिक और सामाजिक परामर्श सहायता जो है शुरू किए हैं। ये कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क मनोसामाजिक परामर्श सेवा का पहल इस वर्ष जो है जून तक जारी करेगा। इसका जो उद्देश्य है वो परीक्षा से संबंधित तनाव और भावनात्मक कल्याण को दूर करना है, जिससे छात्र 17 फरवरी से शुरू होने वाले जो अपनी आगामी परीक्षा है उसमें आत्मविश्वास, संतुलन और मानसिक स्पष्टता के साथ एग्जाम में संलग्न हो सकें। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंदौर ने भागीरथपुरा जल जनित प्रकोप का जो है महामारी घोषित किया है। एपिडेमिक और पेंडेमिक के बारे में हमने पहले भी न्यूज़ में बात करा था। इंदौर के अंदर क्या हुआ है, जो पानी आता है ना पीने वाला बोरवेल से, उस भूजल के आधे से अधिक नमूनों में ई कोलाई बैक्टीरिया की पुष्टि हुई है। इसके अंदर कौन सी बैक्टीरिया पाया गया है, ई कोलाई बैक्टीरिया, और जिसकी वजह से वहाँ पर अभी जो है इंदौर के अंदर 17 लोगों की मौत देखने को मिली है। एक खास एरिया में जब जो होता है तो पेंडेमिक बोला जाता है उसको, एपिडेमिक बोला जाता है उसको।
और जब वो बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र में फैल जाता है महामारी, तो उसको पेंडेमिक कहते हैं, जैसे कोरोना काल आया था। एस्चेरिचिया कोलाई इस बैक्टीरिया का नाम है। आमतौर पर जो है इसे ई कोलाई के नाम से जाना जाता है। यह एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो मनुष्य और जानवरों के जो है आंतों में पाया जाता है और एंट्रोबैक्टीरियासी परिवार का यह छर के आकार का जीवाणु है। अधिकांश उपभेद में ये हानि रहित होते हैं, ज़्यादा नुकसान नहीं दायक नहीं होते, लेकिन कुछ दस्त, यूटीआई जैसे यूरिन श्वसन कारण बनते हैं। इससे दूषित भोजन, पानी या मल संपर्क के माध्यम से फैलता है। यह रोग पैदा करने वाले उपभेद सीगा विष का उत्पादन करता है, ये जो आंत के अंदर दस्त को नुकसान पहुंचाते हैं। चित्तूर में सखी वन स्टॉप सेंटर का जो है शुभारंभ किया गया है। ये जो है एक मोबाइल इकाई है और इसका जो उद्देश्य है, जिले भर में संकट में फंसी जितनी भी महिलाएं होती हैं उस तक पहुंच को बढ़ाने और सेवा तक त्वरित पहुंच की सुविधा प्रदान करना है। और हिंसा या संकट का सामना करने वाली जो महिलाएं होती हैं उन्हें सखी वन स्टॉप सेंटर से तत्काल सहायता ले सकती हैं। वो वन स्टॉप सेंटर योजना जो है, इसको सखी योजना के रूप में भी जाना जाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार की ये प्रमुख पहल है। अगर ये पूछा जाए कि ये किसका इनिशिएटिव है, तो इसकी जो है ये किसका इनिशिएटिव है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का इनिशिएटिव है और इसे 1 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया था। इसे 1 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया था। इस योजना का जो उद्देश्य है वो निजी और सार्वजनिक दोनों स्थानों पर हिंसा से जो प्रभावित महिलाएं होती हैं उनको एक ही छत के नीचे एकीकृत सहायता प्रदान करना होता है। वहीं नेक्स्ट न्यूज़ है, लखनऊ के ककरेल वन क्षेत्र में भारत की पहली अर्बन नाइट सफारी होगी। ये भारत की पहली नाइट सफारी है, ये याद रखेंगे। और ये जो नाइट सफारी का जो आयोजन किया गया मुख्य रूप से वो इसलिए किया गया है ताकि ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पे आ सकें और इसमें भाग ले सकें। लखनऊ कुकरेल वन क्षेत्र में भारत की पहली शहरी रात्रि सफारी शुरू करने के लिए तैयार है, जो वन्य जीव संरक्षण और शहर आधारित पर्यटन के एक अनूठे मिश्रण को चिन्हित करता है। ये जो है वन की सुरक्षा, वन्य जीव संरक्षण से रिलेटेड काम करेगा और शहर आधारित पर्यटन जो है उसको भी बढ़ावा देगा। भारत की पहली शहरी रात्रि सफारी शहर की सीमा के भीतर एक नियंत्रित रात्रि चर वन्यजीव देखने का अनुभव, जिसे मनोरंजन संचालित तमाशे के बजाय शिक्षा, संरक्षण, जागरूकता और कम प्रभाव वाले पर्यटन के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये नहीं कि यहाँ पे बहुत ही भारी पर्यटन को बुलावा दिया जाएगा। ये शिक्षा के लिए और वन्य जीवों की संरक्षण जागरूकता के लिए भी ये पहल लाया गया है, उसके ऊपर भी ये काम किया जाएगा। और पर्यटन के लिए तो है ही, लेकिन लिमिटेड तौर पर चलेगा। ये कम प्रभाव वाले पर्यटन के लिए है। कुकरेल नदी के किनारे स्थित, ये कहाँ पर स्थित हैं? तो कुकरेल नदी के किनारे स्थित हैं। कुकरेल वन क्षेत्र मगरमच्छ, घड़ियाल और कछुआ के लिए मौजूदा संरक्षण केंद्र है। अगर कुकरेल वन क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन जीव पाए जाते हैं? मगरमच्छ, घड़ियाल और कछुआ, ये इनके जो मौजूदा संरक्षण केंद्र हैं। पर्यावरण के अनुकूल बुनियादी ढांचा, यहाँ पर जो है बांस की झोपड़ियाँ, प्रकृति की पैदल रास्ता और व्याख्या केंद्र मिलेंगे। वहीं नेक्स्ट न्यूज़ है, उत्तर प्रदेश सरकार ग्राम पंचायत सचिवालयों में अत्याधुनिक डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करेगी। डिजिटल पुस्तकालय लाने की बात किया जा रहा है यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत सचिवालयों में जो है आधुनिक डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिसका लक्ष्य है 30 जनवरी तक सभी जिलों में आईटी उपकरणों की खरीद को पूरा करना है। और इसे कब तक पूरा करना है? 30 जनवरी तक इसका लक्ष्य रखा गया है। और जितने भी पुस्तकालय होगा लगभग सब पे 4 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इनमें किताबों के लिए 2 लाख रुपये और आईटी उपकरण के लिए जो है 1,30,000 रुपये
और आधुनिक फर्नीचर जो उसके अंदर इंक्लूड होगा वो 70,000 रुपये तक के शामिल होंगे। कुछ इस टाइप से देखने को भी मिल सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, दिल्ली रेबीज को अधिसूचित करने योग्य बीमारी घोषित करेगी। रोग निगरानी को मजबूत करने और समय समय पर रिपोर्टिंग और उपचार सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में दिल्ली सरकार मानव रेबीज को महामारी रोग अधिनियम के तहत एक अधिसूचित बीमारी घोषित करने के लिए तैयार है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार अब तक 20 राज्यों ने मानव रेबीज को एक अधिसूचित बीमारी घोषित किया है। अगर अधिसूचित रोग की बात किया जाए तो ये एक ऐसी बीमारी जिसमें स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों को रिपोर्ट करने के लिए कानूनी रूप से आवश्यक हैं और आमतौर पर प्रकोप क्षमता वाले संक्रमण रोग, उच्च मृत्यु दर जोखिम या तत्काल जांच की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए डेंगू, टीबी, कोविड-19 ये उच्च मृत्यु दर जोखिम और तत्काल जांच की आवश्यकता होती है इसके अंदर। अगर ये इसलिए लाया गया है, जारी किया गया क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति को कुत्ते काट ले, चमगादड़ काट ले या फिर किसी तरीके की डेंगू की बीमारी मच्छरों के द्वारा फैल जाए तो ये तत्काल पता नहीं चलते हैं और ये कुछ दिनों बाद, महीने, 6 महीने, साल भर के बाद जा कर के पता चलता है और ये डायरेक्ट माइंड के ऊपर अटैक करता है और उसके बाद इसको जो है ठीक करना थोड़ा नामुमकिन हो जाता है। अगर इसके सिम्टम आने से पहले ही हम जा कर के इसके उपचार ले लें, इससे बचा जा सकता है। निगरानी प्रकोप की रोकथाम और नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है। यह सूची राज्य के अनुसार अलग अलग होती हैं क्योंकि राज्य सरकारें अधिसूचनाएं जारी करती हैं। अगर रेबीज़ के ऊपर बात करते हैं तो संक्रमित जानवरों की लार जो होता है उसके माध्यम से ये फैलता है और ये जो है इसका जो वायरस होता है रेबीज़, वो वायरस मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और परिधीय तंत्रिकाओं में प्रवेश करता है। इसके जो अगर लक्षण देखे जाते हैं बॉडी में तो ये 3 महीने के बाद दिखाई देते हैं या फिर ग्रेटर देन 6 महीने तक भी हो सकता है, यानी 6 महीने, 3 महीने के बाद या 6 महीने तक जो है हो सकता है ये इसका आपको सिम्टम दिखने को मिल जाए। और इससे आपको असर क्या होगा, हाइड्रोफोबिया हो जाता है, यानी पानी से डर लगने लगेगा, बुखार होगा, अतिरिक्त लार आने लगता है मुंह से, मति भ्रम या पक्षाघात होता है, ठीक है, डर जैसा माहौल बना रहता है। लक्षणों के बाद लगभग हमेशा घातक होते हैं, लेकिन जानवरों, कुत्तों, बिल्लियों, बंदरों, चमगादड़ों के काटने, खरोंच, लार के संपर्क में आने के बाद पोस्ट एक्सपोजर टीकाकरण से रोका जा सकता है इसको। अगर पूछा जाए कि इसे किस टीकाकरण के द्वारा रोका जाता है तो पोस्ट एक्सपोजर टीकाकरण के द्वारा इसे रोका जा सकता है और ये तब रोका जाएगा जब हम लोग क्या करेंगे, 3 महीने जब हम इसके संपर्क में आते हैं, चाहे वो कुत्ता, बिल्ली या फिर बंदर, चमगादड़, इसके काटने से जो सलाइवा इसके जो अंदर जाते हैं उससे रेबीज फैलता है और तत्काल जा कर के हम तुरंत अगर ये टीकाकरण करवाते हैं तो इससे बचा जा सकता है। लेकिन जब ये इसके लक्षण अगर 3 महीने बाद आपको देखने को मिले, 6 महीने बाद, तब बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं इससे, तो इसलिए जागरूक होना ज़रूरी है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, एशिया जल पक्षी गणना में दिल्ली चिड़ियाघर ने 1310 पक्षी दर्ज किए हैं। राष्ट्रीय पक्षी दिवस पर दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान द्वारा आयोजित एशियाई जल पक्षी गणना में चिड़ियाघर की आर्द्रभूमि में 18 प्रजातियों में कुल 1310 पक्षियों को दर्ज किया गया है। 1310 पक्षियों में से जो है 930 पेंटेड सारस हैं
और अन्य प्रजातियों में लिटिल ग्रेब, लिटिल कॉमरेट, ब्लैक क्राउन, नाइट हॉर्न, इंडियन पॉन्ड ब्लू किंगफिशर और वाइट ब्रेस्टेड किंगफिशर शामिल हैं। ये सबके नाम याद रखने ज़रूरी नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि एशियाई जल पक्षी गणना जो किया गया है दिल्ली चिड़ियाघर में, इसमें 1310 पक्षी दर्ज किए गए थे, जिसमें से ये टोटल 18 प्रजातियों के कुल 1310 पक्षी को दर्ज किया गया है, और उसमें से 930 जो थे पक्षी वो सिर्फ पेंटेड सारस थे। ठीक है। एशियन वाटर बर्ड सेंसस की अगर बात किया जाए, एशियाई जल पक्षी जनगणना की अगर बात करें, तो ये आर्द्रभूमि और जल पक्षी संरक्षण के लिए नागरिक विज्ञान कार्यक्रम के तहत आता है, और वेटलैंड इंटरनेशनल द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय जल पक्षी जनगणना IWC इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस का हिस्सा दुनिया भर में समानांतर श्रेणी गणना के साथ होता है। भारत में जो है जनगणना वो 1987 में शुरू हुआ था। अगर पूछा जाए कि एशियाई जल पक्षी जनगणना जो भारत में कब शुरू किया गया था, तो 1987 में शुरू किया गया था। अब एशिया अफगानिस्तान से जापान तक फैला हुआ है, जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। भारत के अंदर जो है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और वेटलैंड इंटरनेशनल द्वारा जो है इसे समन्वित किया जाता है। तो इस दोनों का नाम याद रखेंगे, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और वेटलैंड इंटरनेशनल के द्वारा जो इसे समन्वित किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है कैलामारिया मिजोरामेंसिस। मिजोरम में हाल ही में रीड सांप की एक नई प्रजाति पाई गई है, जिसे शोधकर्ताओं ने उस राज्य के नाम पर उसका नाम रख दिया है जहां यह पाया गया था। इसे कैलामारिया मिजोरमेंसिस कहा जाता है। कैलामेरिया मिजोरमेंसिस के बारे में थोड़ा जानते हैं। यह गैर विषैले ईख सांप की एक नई प्रजाति है। नई प्रजाति निशाचर और अर्ध जीवाश्म है, जो आर्द्र जंगली पहाड़ी वातावरण में रहती है। ये भारत के अन्य हिस्सों में इसकी उपस्थिति असत्यापित बनी हुई है, लेकिन इसके मणिपुर, नागालैंड और असम जैसे पड़ोसी राज्यों में मौजूद होने की संभावना है। ये अभी जो फिलहाल मिला है, ये असम के अंदर पाया गया है, मिजोरम के अंदर पाया गया है, और ये जो है इसके बगल के स्टेट मणिपुर, नागालैंड और असम में भी होने की संभावना। भारत ने दुनिया की दूसरी राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला जो है उसका उद्घाटन किया है। CSIR और NPL नई दिल्ली में सौर सेल आशंकन के लिए दुनिया की दूसरी राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला और दुनिया की 5वीं राष्ट्रीय प्राथमिक मानक सुविधा का उद्घाटन किया है। भारत ने राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला भारतीय जलवायु और पर्यावरण परिस्थितिकी में वायु प्रदूषण निगरानी उपकरणों के परीक्षण और आशंकन और प्रमाणन के लिए एक शीर्ष राष्ट्रीय सुविधा है। ये जो लाया गया है NESL जो प्रयोगशाला को जो लाया गया है भारत के अंदर, इसका जो काम होगा वो जो दिल्ली के अंदर प्रदूषण वगैरह या फिर पॉल्यूशन जो हो रहा है वायु के अंदर, वो जो बढ़ते जा रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए मशीन बनाए जाएंगे, अच्छे क्वालिटी के और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के इसमें क्रिएट किए जाएंगे मशीन वगैरह। वैश्विक मानकों पर उच्च परिशुद्धता और शील आशंकन के लिए एक उन्नत मेट्रोलॉजी सुविधा CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में स्थित किया गया है इसको। वहीं नेक्स्ट न्यूज़ है रूबीना। क्या है रूबीना? जो है NVIDIA का AI सुपर कंप्यूटर प्लेटफॉर्म है। NVIDIA ने अगली पीढ़ी की GPU आर्किटेक्चर और कशकर एकीकृत AI कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म रूबीना का जो है वो अनावरण किया है, जो UAS चिप दिग्गज के वर्तमान फ्लैगशिप ब्लैकवेल आर्किटेक्चर जो था
को बदलने के लिए तैयार हैं। रूबीना एनवीडिया का पहला चरम सह डिजाइन जो किया गया है वो प्लेटफॉर्म है, और इसमें विभिन्न नेटवर्किंग तकनीकों और सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ साथ 6 AI चिप शामिल होंगे, जो सभी एक कंप्यूटिंग इकाई के रूप में एक साथ काम करेंगे। एनवीडिया ने अल्पमायो नामक ओपनविट AI रीजनिंग मॉडल की अपनी नवीनतम श्रृंखला भी घोषणा की है। ओपनविट AI रीजनिंग मॉडल, इसकी जो है श्रृंखला की घोषणा किया है। इससे क्या होगा कि आप जो सुनते हैं कि जो ऑटो कार होते हैं, जो ऑटो ड्राइवर कार होते हैं जिसमें कोई ड्राइवर नहीं होते हैं, वो खुद से चलते हैं, उसको भी एक नवीनतम श्रृंखला ये प्रदान करेगा, जिसे विशेष रूप से सेल्फ ड्राइविंग जो कारों है उसकी स्वायत्त वाहनों के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ये याद रखेंगे। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि एनवीडिया क्या है, तो ये एक सुपर कंप्यूटर का जो है प्लेटफॉर्म है। सॉरी, रूबीना क्या है अगर कोई पूछ ले तो आप बताएंगे कि ये एनवीडिया AI का जो है वो सुपर कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। बस इतना याद रखना आपको ज़रूरी है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, भारत ने चीनी नागरिकों के लिए नया ई-बिजनेस वीज़ा लॉन्च किया है। ई-बिजनेस वीज़ा से मतलब है कि इंटरनेट के थ्रू जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं बिजनेस के लिए भारत में। और किसके लिए किया गया है ये? तो चीनी नागरिकों के लिए। अगर कोई चीनी नागरिक चाहता है कि भारत के अंदर आकर के बिजनेस करें तो ऑनलाइन अप्लाई करके इसमें नामांकन दर्ज करवा सकते हैं। भारत ने EB4 वीज़ा नामक एक ई प्रोडक्शन निवेश व्यवसाय वीज़ा शुरू किया है, जिसके लिए चीनी व्यवसायी विशिष्ट व्यवसायिक गतिविधियों के लिए भारत की यात्रा करने के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें उपकरणों की स्थापना और कमीशनिंग शामिल है। विशेष रूप से इससे जब क्वेश्चन बनेगा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि EB4 वीज़ा किस देश ने शुरू किया है या फिर किस देश के लिए शुरू किया गया है, तो किस देश ने शुरू किया? वो भारत। और किस देश के लिए शुरू किया गया है? तो चीन। EB4 वीज़ा को 1 जनवरी को पेश किया गया था, जिसे दूतावास या एजेंटों के पास जाए बिना ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। पहले जो होता था, कोई भी व्यवसाय वगैरह करना है तो क्या करना होता है, या तो वहाँ का जो एम्बेसडर होता है उस देश का, वहाँ पर जा कर के बात करना होता है, या फिर कोई एजेंट के द्वारा बात करके आपको आना होता है व्यवसाय के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, यहाँ पर ई-वीज़ा रखा गया है, यानी इंटरनेट से ही आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। नया वीज़ा लगभग 45 से 50 दिनों में जारी किया जाएगा, जिसमें 6 महीने तक भारत में रहने की अनुमति होगी। एडवाइजरी के अनुसार वीज़ा को इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग, गुणवत्ता जांच और आवश्यक रखरखाव, उत्पादन, IT और ERP रैपअप, प्रशिक्षण, विक्रेताओं की सूचीबद्ध करने के लिए आपूर्ति, श्रृंखला विकास, संयंत्र डिजाइन और लाने अप के लिए आवेदन किया जा सकता है। वहीं नेक्स्ट न्यूज़ है ओपेक प्लस नवीनतम समाचार। ओपेक से रिलेटेड, ओपेक क्या है? तो ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टर कंट्री, यानी पेट्रोलियम निर्यातक देश, ऑयल एक्सपोर्टर जो है वो कंट्री जो है उसका संगठन है ये। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक ने प्रमुख सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की है। अगर बात किया जाए ये तेल सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो गल्फ़ कंट्री में। और गल्फ़ कंट्री के बीच में अगर देखा जाए तो आपस में जो है उस लोगों का मतभेद अक्सर रहता है, आपस में बनता नहीं है। लेकिन इस मतभेद के बावजूद भी तेल की रेट में जो है वो बदलाव नहीं होना चाहिए, उसको लेकर के सहमति बनाई गई है। ओपेक के बारे में थोड़ा जानते हैं। यह प्रमुख तेल निर्यातक देशों का गठबंधन है। यह 2016 में गठित पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का विस्तार है।
इसमें 22 तेल निर्यातक देश शामिल हैं जो यह तय करने के लिए नियमित रूप से बैठक करते हैं कि विश्व बाजार में कितना कच्चा तेल बेचना है। अगर आपसे पूछा जाए कि ओपेक के अंदर कितने तेल निर्यातक देश शामिल हैं तो टोटल है 22, और इसका जो गठन किया गया था वो 2016 के अंदर किया गया था। और ओपेक के जो सदस्य हैं वो 12 ओपेक देश और अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, रूस, मैक्सिको, मलेशिया, दक्षिण सूडान और ओमान शामिल है। इन देशों का जो लक्ष्य है वो तेल बाजार में स्थिरता लाने के लिए कच्चे तेल के उत्पादन को समायोजित करने पर मिलकर काम करना है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के गठबंधन के बारे में मुख्य तथ्य यह तेल निर्यातक देशों का एक अस्थायी अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1960 में 5 संस्थापक सदस्य ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा की गई थी। अभी हाल में वेनेजुएला के ऊपर तो ट्रंप चचा ने कब्जा कर लिया है। वर्तमान में इसमें 12 सदस्य हैं जिनमें अल्जीरिया, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबॉन, लीबिया, नाइजीरिया और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। अंगोला ने 1 जनवरी 2024 में अपनी सदस्यता वापस ले ली थी। अगर इसके मुख्यालय को देखा जाए तो इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। इसका मुख्यालय याद रखेंगे, ओपेक का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? वियना, ऑस्ट्रिया के अंदर। नेक्स्ट न्यूज़ है, पूर्व विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन मनोज कोठारी का निधन हो गया। बिलियर्ड्स चैंपियन और भारतीय क्यू स्पोर्ट्स के मुख्य कोच मनोज कोठारी का निधन हो गया है। उन्होंने 1990 में विश्व बिलियर्ड्स खिताब और 1997 में युगल बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीता। 2005 में उन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए प्रतिष्ठा और इनको जो है ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो याद रखेंगे, इनका नाम है मनोज कोठारी और ये बिलियर्ड्स चैंपियन, विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन से रिलेटेड है। भारतीय क्यू स्पोर्ट्स के मुख्य कोच मनोज कोठारी रह चुके हैं। 1990 के विश्व बिलियर्ड्स खिताब और 1997 में जो है इन्होंने विश्व युगल बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीता था और 2005 में इन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार ध्यानचंद पुरस्कार से जो इनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ है एक बुक से रिलेटेड, डार्लिंग अर्थ बुक का नाम है। पार्थिवों का अंग्रेजी अनुवाद लॉन्च किया गया है। पार्थिवों का अनुवाद प्रश्नजीत शाह ने किया है, तो ये नाम आपको याद रखना। पार्थिवों का अनुवाद किसने किया है? प्रश्नजीत शाह ने। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, श्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस के भाषणों का जो है उर्दू संकलन खुतबात ए मोदी लाल किला की फशील सी का जो है विमोचन किया है। जो स्वतंत्रता दिवस पे जो भाषण दिए जाते हैं उसका उर्दू में जो है संकलन करके जारी किया गया है। यह पुस्तक 2014 से 2025 के बीच लाल किले में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के संबोधन का संकलन होगा। उर्दू में प्रकाशित इस पुस्तक को राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो ये भी याद रखना आपको, राष्ट्रीय उर्दू भाषा, इस पुस्तक को जो है राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद के द्वारा जो है वो प्रकाशित किया गया है। वहीं नेक्स्ट न्यूज़ है, रेशर आतिका मीर IAME UAE कार्टिंग चैंपियनशिप में शीर्ष 5वें जगह बनाने वाले पहले भारतीय बने हैं। आतिका मीर 11
पदार्पण करते हुए शीर्ष 5 में रहने वाले पहली भारतीय और पहली महिला बनी हैं। यास मरीना सर्किट में IAME UAE कार्टिंग चैंपियनशिप के राउंड में 7 में यह हासिल किया। वह मिनी से जूनियर S125 श्रेणी में चली गई। वही नेक्स्ट न्यूज़ है खेल जगत से। स्टीव स्मिथ ने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ते हुए 37वें टेस्ट शतक की शुरुआत की है। स्टीव स्मिथ ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे 5वें स्टेज एशेज स्टेट के तीसरे दिन अपना 37वां टेस्ट शतक दर्ज किया। ऐसा करके उन्होंने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़कर और कम पारियों में 37 टेस्ट शतक लगाए। स्मिथ ने 219 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की, जबकि तेंदुलकर 220 पारियों में 37 शतक पूरे किए थे। और इसी के साथ स्टीव स्मिथ जो हैं सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ते हुए 37वें टेस्ट शतक की शुरुआत किया है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सुरेश कलमारी का 81 साल की उम्र में जो है वो निधन हो गया है। ये हैं सुरेश कलमारी जी, ये कांग्रेस के नेता थे और ये पूर्व केंद्रीय मंत्री सेंट्रल मिनिस्टर भी रह चुके हैं और इनका निधन पुणे के अंदर हुआ है। इन्होंने केंद्रीय रेल राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया था और भारतीय ओलंपिक संघ के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं ये, तो इसलिए इनको जानना थोड़ा ज़रूरी है। अब आते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन पे। दिल्ली सरकार किस बीमारी को एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट के तहत नोटिफाइबल बीमारी घोषित करने वाली है? ऑप्शन ए मानव रेबीज, ऑप्शन बी डेंग, ऑप्शन सी क्षय रोग, ऑप्शन डी जापानी एनसेफलाइटिस। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मानव रेबीज। हम लोगों ने इसे अभी तुरंत देखा है, मानव रेबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में खबरों में रहा कैलामारिया मेजोरमेंसिस जानवरों की किस श्रेणी में संबंधित है? ए जहरीला पीट वाइपर, बी गैर विषैला ईख सांप, सी पेड़ पर रहने वाली कोलब्रेट छिपकली और डी उभयचर सिसिलियन। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी गैर विषैला ईख सांप। के महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से हर रोज़ लिया जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक आने के बाद अगर आ ही चुके तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने पढ़ने लिखने वाले साथियों के साथ इसे ज़रूर साझा करिएगा। जो सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ तो ज़रूर साझा कर लीजिएगा और लाइक करिएगा। और किसी तरीके का क्वेरी हो तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे साथ उसे साझा कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।